Good morning, students. Now we will start in continuation of oil, fats and detergents. The next topic, analysis of oils and fats. Composition, purity and determination of properties of oils and fats can be done by different physical or chemical methods. जब हम ऑयल्स और फैट्स को एनालाइज करना चाहें, एनालिसिस किस बात का, उसका कॉम्पोजिशन की, उसकी प्योरिटी की या प्रॉपर्टीज़ का डिटर्मिनेशन यदि हम ऑयल्स और फैट्स का करना चाहें तो हमारे पास वेरियस फिज़िकल और केमिकल मेथड्स उपलब्ध हैं। इन फिज़िकल मेथड्स हम मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट फिज़िकल मेथड्स हैं जिससे कि हम ऑयल्स और फैट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, यानी उनकी कॉम्पोजिशंस का पता लगा सकते हैं, प्योरिटी का या और कोई प्रॉपर्टीज़ का पता लगा सकते हैं। वेराज इन केमिकल प्रोसेस हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। इनमें जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू एक्चुअली है क्या? द क्वांटिटी ऑफ KOH इन मिलीग्राम्स required to neutralize free acid present in 1 gram of oil or fat is called the acid value. तो जो केमिकल प्रोसेस हैं वो वेरियस रिएक्शंस के द्वारा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पता लगा सकते हैं। तो एसिड वैल्यू क्या है? कितना मात्रा में, द क्वांटिटी ऑफ KOH इन मिलीग्राम्स, यानी KOH की मिलीग्राम्स में कितनी मात्रा यूज़ हुई है जिससे कि हम फ्री एसिड जो कि 1 ग्राम ऑयल या फैट में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज में काम में लाया जाए। तो कितना अमाउंट ऑफ KOH क्या करेगा? फ्री एसिड जो कि 1 ग्राम ऑयल या फैट में उपस्थित है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम में आएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स एसिड वैल्यू। टू डिटरमिन द एसिड वैल्यू ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल या फैट को अल्कोहल में डिज़ोल्व किया जाता है। तो जब हम एसिड वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित मात्रा ऑयल की या फैट की हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे और फिर इसको किससे टाइट्रेट करेंगे? स्टैंडर्ड KOH सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे और यहाँ पर हम फिनोल्फ्थलीन जो है वो इंडिकेटर के रूप में कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्री एसिड जो प्रेजेंट है हमारे ऑयल या फैट में उसका हमने क्या करा? डिज़ोल्व करने से हमारे को फ्री एसिड जो ऑयल या फैट में प्रेजेंट है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है और ये जो है अब KOH स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ हम इसका टाइट्रेशन करेंगे यूजिंग फिनोल्फ्थलीन एज इंडिकेटर। तो हमें इसकी एसिड वैल्यू जो है ऑयल की या फैट की वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे पहले वाले टॉपिक में लेक्चर में, वहाँ पर हमने कहा था कि या तो वो फ्री एसिड्स की प्राप्ति कराएगा या फिर वो क्या कराएगा? सोप्स का भी प्राप्ति कराएगा। तो यदि आपको याद है या ध्यान है तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसमें, तो हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें हाइड्रोलिसिस में तो हमें एसिड की प्राप्ति हो रही है और सैपोनिफिकेशन में हमें सोप की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी ऑफ KOH इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन वैल्यू। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट। तो ये एक्चुअली क्या मेजर कर रहा है? मेजरमेंट ऑफ एस्टर। एस्टर का पता लगा रहा है। किसका एस्टर्स हैं वो? फैटी एसिड्स का एस्टर कितना प्रेजेंट है ऑयल या फैट में। टू डिटरमिन दिस डेफिनेट quantity of oil or fat is refluxed with N/2 KOH solution for about 30 minutes. Then the unused KOH is titrated with standard acid. This gives the quantity of KOH required for saponification of definite quantity of oil and fat. अब जब हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने क्या कहा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलीग्राम्स में कितना रिक्वायर हुआ है जबकि 1 ग्राम ऑयल या फैट जो है सैपोनिफाई हो जाए।
तो या उसको सोप में कन्वर्ट हो जाए। तो सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट, 1 ग्राम ऑयल या फैट को सैपोनिफाई करने के लिए कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलीग्राम्स में आवश्यक है, वो उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करना है, और ये क्या बताएगा, ये बताएगा मेजरमेंट ऑफ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स जो कि ऑयल या फैट में प्रेजेंट हैं। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हम एक निश्चित मात्रा ऑयल या फैट की लेंगे, जिसको कि हम रिफ्लक्स यानी शेक करेंगे अच्छी तरह से N/2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ एटलीस्ट 30 मिनट तक। तो फास्ट रिफ्लक्सिंग का मतलब है हम फास्ट शेकिंग करेंगे N/2 KOH का उस निश्चित मात्रा ऑफ ऑयल या फैट के साथ। अब इसके बाद क्या होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑयल और फैट के बीच में रिएक्शन होगी। तो अब ये जो है, इसमें जो अनयूज्ड KOH है उसका हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड का बनाकर उसके साथ टाइट्रेशन करेंगे, जो कि हमें अनयूज्ड क्वांटिटी ऑफ KOH बताएगा। तो दिस विल गिव द क्वांटिटी ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर द सैपोनिफिकेशन ऑफ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल और फैट। तो ये हमारी एक और एनालिसिस का प्रोसेस हो गया। जैसे एसिड वैल्यू निकाली वैसे ही सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी निकाली जा सकती है। फिर आता है तीसरा आयोडीन वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड इन ग्राम्स विच रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट इज कॉल्ड द आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्या है, मतलब यदि हम 100 ग्राम ऑयल या फैट लें तो कितने ग्राम आयोडीन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, वो उसकी आयोडीन वैल्यू देगा। दिस वैल्यू शोज द फ्रैक्शन ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। तो ये आयोडीन वैल्यू एक्चुअली क्या बता रहा है कि ऑयल या फैट जो है कितना अनसैचुरेटेड है उसके बारे में बताएगा। This value shows the fraction of unsaturation present in oil या fat. Iodine value can be determined by various methods. उसमें पहला method है Hubble's method. Definite quantity of oil या fat is dissolved in carbon tetrachloride and then alcoholic solution of iodine and mercury chloride is added to. सबसे पहले तो क्या किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक निश्चित मात्रा ऑयल या फैट की डिसॉल्व कर ली जाती है। फिर अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो भी इसमें ऐड कर दी जाती है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम टाइट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज डन विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। स्टार्च इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। द आयोडीन वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड एसिड इन ऑयल एंड फैट। तो आयोडीन वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द आयोडीन वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स ऑफ ऑयल इन ऑयल और फैट्स प्रेजेंट। तो आयोडीन वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही सैचुरेटेड ऑयल जो एसिड्स हैं वो ऑयल या फैट में प्रेजेंट होगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट मेथड इज डैम्स मेथड। In this method, solution of glacial acetic acid, pyridine, bromine and concentrated sulfuric acid is used with oils or fats. तो डैम्स मेथड में हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, pyridine, bromine और concentrated sulfuric acid का यूज़ करते हैं ऑयल्स और फैट्स के साथ। नेक्स्ट आता है रिचर्ड-मिशेल वैल्यू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज RM वैल्यू। द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 NKOH required to neutralize vaporizable acid obtained by the distillation of 5 gram of oil or fat is called as the RM value. अब यहाँ पर क्या किया जाता है, हम कह रहे हैं the number of milliliters of 0.1 NKOH। तो KOH की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी ली जाती है, 0.1 NKOH का कितना मिलीलीटर यूज़ हुआ है किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो वेपराइजेबल एसिड इसमें प्रेजेंट है। और ये जो वेपराइजेबल एसिड है उसको कैसे ऑब्टेन किया है, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ ऑयल या फैट को। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हम इस ऑयल या फैट जो कि 5 ग्राम ऑयल या फैट लिया जाता है उसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन से हमें उसमें से वेपराइजेबल एसिड की प्राप्ति होती है और इस वेपराइजेबल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml
0.1 NaOH रिक्वायर हुआ है उसको हम RM वैल्यू कहते हैं। तो इसको डिटर्मिन करने के लिए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल या फैट को NaOH के साथ रिफ्लक्स किया जाता है। रिफ्लक्स का मतलब अभी भी हमने बताया था कि इसको अच्छी तरह से शेक किया जाता है। The solution thus obtained was neutralized with dilute sulfuric acid and then steam distilled। तो सबसे पहले तो क्या किया, ऑयल या फैट को हमने NaOH के साथ रिफ्लक्स किया, उसके बाद उसको हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, और फिर उसका स्टीम डिस्टिलेशन किया गया, और फिर इसका टाइट्रेशन किया जाता है N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ। Impurities present in oil and fats can be determined by this process. तो various constants generally used for oils and fats are like this. तो यहाँ पर हमने टेबुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है कि ऑयल और फैट्स जो अलग अलग टाइप के हैं उनकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी दी हुई है, आयोडीन वैल्यू भी दी है और RM वैल्यू भी दी हुई है। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये किसी भी ऑयल की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ रहते हैं। तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑलिव ऑयल और फैट्स की जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू है वो एक जैसी कभी भी आएगी। तो ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हर एक एसिड्स के लिए। जैसे हमने एग्जांपल्स यहाँ क्या लिए हैं, ऑलिव ऑयल, कैस्टर, लिंसीड, अलसी, कोकोनट, डेट ऑयल, सोयाबीन, बटर, फैट्स। तो सब की हमने सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और RM वैल्यू जो हैं ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है और एक कांस्टेंट वैल्यूज़ रहती हैं। नेक्स्ट आता है फैट्स और ऑयल्स के क्या यूजेस हैं। द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर, जैसे इन फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल्स, जैसे वेजिटेबल घी है, आर्टिफिशियल बटर है, तरह तरह के तेल हैं जो कि एडिबल हैं या खाए जाते हैं। फिर लुब्रिकेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारे ऑयल्स ऐसे हैं जो कि खाए नहीं जाते हैं, जैसे अलसी का तेल है, लिंसीड ऑयल है, इनको पेंट्स और वार्निशेस में काम में लाया जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, जैसे कोकोनट ऑयल है वो कॉस्मेटिक्स बनाने के काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ सोप्स हैं, जैसे महुआ ऑयल है, और तरह तरह के ऑयल्स जो हैं वो साबुन बनाने के काम आते हैं। फिर मेडिसिन्स के रूप में भी खाया जाता है, जैसे कॉड लिवर ऑयल है, ये एक रिच सोर्स है विटामिन A और D का, जो कि हमें एनिमल से प्राप्त होता है, फिशेस से प्राप्त होता है। फिर इन द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्कोहल्स को प्राप्त कराने के लिए भी हम इन ऑयल्स का यूज़ करते हैं, या इल्यूमिनेट करने के लिए, दिया जलाने के काम में भी लिया जाता है। ये तो ऑयल्स और फैट्स के कुछ यूजेस हो गए। फिर आते हैं हम सोप्स पर। सोप्स एक्चुअली क्या हैं? जब हम डिटर्जेंट्स और सोप्स की बात करते हैं तो हम सोप्स में स्पेशली हम सोप्स की पहले इनिशियली बात करते हैं, तो सोप्स जो हैं मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप्स एक्चुअली क्या है? मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो हायर फैटी एसिड्स में यदि मेटालिक उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो मेटालिक सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स बन जाएगा। दीज आर जनरली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक, पार्मेटिक या ओलिक एसिड। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जो है मेटालिक आयन के रूप में प्रेजेंट है, उसके साथ जुड़ जाता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। दे आर जनरली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ स्टीयरिक एसिड्स, पार्मेटिक या ओलिक एसिड। Sodium salts are called as hard soaps, whereas potassium salts are called as soft soaps. तो जैसा मेटल आयन उसमें प्रेजेंट होगा, सोडियम या पोटेशियम, उसी के अनुसार सोप्स जो हैं वो हार्ड सोप या सॉफ्ट सोप में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। When soap is precipitated in saponification, then the residue is called as spent lye or soap lye, from which glycerol is produced. When soap is precipitated, जब सोप को प्रेसिपिटेट किया जाता है इन सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, तो जो रेजिड्यू हमें मिलता है, सोप तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा उसमें से, जब हम सैपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन कराएंगे तो सोप तो जो है क्या है, फ्रॉथ के रूप में आ जाता है, एक सॉलिडिफाइड उसमें आ जाता है, और बाकी का जो रेजिड्यू बचता है वो क्या होता है, सोप लाई या ग्लिसरॉल बनाने में, जिसको स्पेंट लाई या सोप लाई कहा जाता है, फ्रॉम विच ग्लिसरॉल, उसमें से ग्लिसरॉल की प्राप्ति
कहलाई जाती है। तो ट्राइस्टेरीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें से हमें ग्लिसरॉल की प्राप्ति हो जाएगी और सोडियम स्टेरेट प्राप्त हो जाएगा जो कि सोप है एक्चुअली। फिर आता है इसमें हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ट्राइस्टेरीन की तो हमें NaOH के साथ रिएक्ट कराने पर ग्लिसरॉल मिलेगा और सोप मिल जाएगा जो फ्रॉथ के रूप में आ जाएगा, और जो स्पेंट लाई है या वो है उसमें से हम ग्लिसरॉल की प्राप्ति कराते हैं। सोप obtained from the salts of other than sodium or potassium salts are insoluble in water and therefore they are not used for cleansing action। तो यानी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ही हम जो है इसमें प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि हम सोडियम पोटेशियम के साथ यदि कोई और के साथ बनाना चाहेंगे तो सॉल्ट तो वो सोप्स तो बन जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे तो ऐसे केस में हम उसको साफ़ करने या क्लीनिंग एक्शन के पर्पस से उसको यूज़ में नहीं लाए जा सकते। इसलिए या तो वो सोडियम सॉल्ट्स हैं या वो पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। Those fatty acids which contain 8 to 18 carbon atoms are used for the preparation of soap। ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें एटलीस्ट 8 से लेकर 18 तक कार्बन एटम्स होंगे वही सोप बनाने के कार्य में लिए जाते हैं। Since the salt obtained by the reaction of base with acid containing less than 8 carbon atom do not form emulsion with dirt or oil, hence वो भी क्लींजिंग एक्शन के काम में नहीं ला जाता। तो 8 से 18 कार्बन एटम एटलीस्ट उस फैटी एसिड में होने चाहिए जिससे कि हम सोप की प्राप्ति कराएं, क्योंकि ऐसे सॉल्ट्स जो कि बेस और एसिड के रिएक्शन से जिसमें कि 8 से कम कार्बन एटम होंगे वो डर्ट या ऑयल के साथ इमल्शन नहीं बनाएंगे, तो उनकी क्लीनिसिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगी। इसलिए ऐसे सोप जो बनाएं तो वो यूजलेस कहलाएंगे। Whereas the salts obtained by the reaction of base and acid containing more than 18 carbon atoms are again insoluble, तो भी वो काम में नहीं लिए जा सकते। तो 8 से 18 तक की जो रेंज है वही हमारे काम में लाए जा सकते हैं, क्योंकि वही डर्ट और ऑयल के साथ एक इमल्शन बना लेते हैं, एक मिसली बना देते हैं जो कि क्लीनिसिंग एक्शन में काम ले। तो बिलो 8 और अबव 18 कार्बन एटम्स के साथ जो भी सोप्स बनेंगे वो क्लीनिसिंग एक्शन के रूप में क्यों कार्य में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि वो पानी के साथ घुलनशील नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें आता है हाउ वी मैन्युफैक्चर द सोप। अब सोप मैन्युफैक्चर करने के लिए भी कई तरह के प्रोसेस हैं। जैसा पहला है कोल्ड प्रोसेस। इस कोल्ड प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस ऑयल और मेल्टेड फैट is taken in a vessel and a calculated quantity of caustic soda is added to it slowly with stirring. The whole mixture is stirred until soap starts setting. To give desired shape and size, this mixture is now added to mold and the process consumes less time, but this is costly method because glycerol obtained with the soap remains in the soap only. तो ये जो कोल्ड प्रोसेस है इसमें क्या है कि ग्लिसरॉल को सेपरेट आउट नहीं किया, तो यहाँ पर सीधा उन्होंने क्या किया इन दिस प्रोसेस, ऑयल या मेल्टेड फैट को वेसल में लिया, कैलकुलेटेड क्वांटिटी कॉस्टिक सोडा की उसमें डाली और धीरे धीरे हिलाते रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, सोप जो है वो सेटिंग होना शुरू कर देंगे और फिर डिज़ायर्ड शेप को मोल्ड में डाल दें। तो लेकिन टाइम कंज्यूम भले ही कम कर रहा है, लेकिन ये कॉस्टली मेथड इसलिए भी है क्योंकि उसमें से हमने ग्लिसरॉल जो है उसको क्या नहीं करा, सेपरेट आउट नहीं करा, और सेपरेट आउट नहीं करने से ये ग्लिसरॉल जो है उसी में रह जाएगा। फिर दूसरा आता है हॉट प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड है सोप बनाने का। इस हॉट प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है सैपोनिफिकेशन। ऑयल या मेल्टेड फैट को एक बड़े से लोहे के पात्र में लिया जाता है और स्टीम, हीटेड स्टीम जो है उसमें पास की जाती है और कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें स्लोली ऐड कर दिया जाता है। इस मिक्सचर को हीट किया जाता है कई घंटों तक। इसमें से सोप और ऑयल जो है वो सोप और ग्लिसरॉल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब सोप और ग्लिसरॉल अलग अलग उसमें सेपरेट आउट, क्योंकि सोप जो है फ्रॉथ के रूप में हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग से रह जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है सैपोनिफिकेशन के बाद, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। अब इसमें सॉल्ट डाला जाता है, जो सोल्यूशन बना है पूरा सोप का भी और ग्लिसरॉल का जो एक कंटिन्यूअस सोल्यूशन बना है उसमें सॉल्ट डाल दिया जाता है। ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ सोडियम, सोप प्रेसिपिटेट्स आउट एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस। सोप
इस पूरे मिक्सचर में जिसमें कि सोप भी है और ग्लिसरॉल भी है, यहाँ पर सॉल्ट ऐड करने से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, सोडियम के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोप जो है वो तो क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है सरफेस पर। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। तो ऊपर से तो सोप को हटा लिया जाता है। तो एक्सेप्ट सोप, रिमेनिंग सोल्यूशन जो है वो ग्लिसरॉल का है और अनयूज्ड बेस और सॉल्ट का है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेंट लाई। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें से बाद में ग्लिसरॉल को निकाल लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फिनिशिंग प्रोसेस। अपर लेयर ऑब्टेन्ड एज द प्रेसिपिटेट कंटेनिंग सोप फ्रॉम द अबव मेथड को फिर बॉयल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे क्या होता है, रिमूविंग जो उसमें बचा कुचा ऑयल या फैट है वो भी सेपोरिफाई हो जाता है। फिनिशिंग करने के लिए क्या किया, तो जो हमें अपर लेयर मिली जो कि सोप है एक्चुअली, उसको हम फिर से गर्म करेंगे, फिर बॉईल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे कि थोड़ा बहुत भी जो बचा हुआ ऑयल या फैट है वो क्या हो जाएगा, सेपोरिफाई हो जाएगा, और उसमें से थोड़ा बहुत जो बचा हुआ स्पेंट लाई है वो अगेन सेपरेट आउट हो जाएगा। इसके बाद उस सोप को हीट किया जाता है स्टीम से, या इम्प्योर सोप जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो सही सोप है, जो यूज़फुल सोप है, इम्प्योर सोप नीचे सेटल हो जाएगा और प्योर सोप जो है अपर लेयर में आ जाएगा, जिसको कि दूसरे वेसल में निकाल लिया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ फिलर्स, जनरली सिलिकेट, कलर्ड सब्सटेंस, परफ्यूम्स एक्सेट्रा आर एडेड। यहाँ पर हम उस लेयर में जो कि हमारा प्योर सोप है, वहाँ पर हम अलग अलग उसमें सब्सटीट्यूएंट्स डाल देते हैं, जैसे सिलिकेट्स डाल देते हैं, कुछ कलरिंग सब्सटेंस डालते हैं, परफ्यूम्स डालते हैं, है ना। ये सब चीज़ें डाल के हम सोप को मोल्ड में डाल के अलग अलग शेप्स में उस सोप को ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कंपैरेटिवली चीप एंड यहाँ से जो ग्लिसरॉल प्राप्त होगा वो भी हमारे को यूज़ में लाया जाता है। तो ये ग्लिसरॉल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि कॉस्टली भी है, इसलिए ये जो मेथड है वो चीप प्रोसेस पड़ता है। यानी हमने ऑयल और फैट से स्टार्ट करके दो चीज़ें बना ली कोल्ड प्रोसेस में, क्योंकि वो उसी में रह जाता है इसलिए वो कॉस्टली प्रोसेस है। जब कि इस प्रोसेस में हमें सोप अलग से मिल गया, ग्लिसरॉल अलग से मिल गया, इसलिए ये चीप भी पड़ता है, और ये जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज़ में जो सोप फॉर्मेशन होता है उसमें यूजुअली ये हॉट प्रोसेस कार्य में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जो मॉडर्न प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस ऑयल एंड फैट इज हाइड्रोलाइज्ड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये जो प्रोसेस है ये इटर्स प्रोसेस कहलाता है। इन ट्विशल्स प्रोसेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये जो ऊपर का प्रोसेस है जिसमें हमने ऑयल या फैट को हाइड्रोलाइज किया हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को तो क्या कहा जाता है, इटनर प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में जिसे हम ट्विशल्स प्रोसेस कह रहे हैं, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है। तो दो अलग अलग प्रोसेस में कैटलिस्ट के डिफरेंस की वजह से एक प्रोसेस इटनर प्रोसेस कहलाता है, एक ट्विशल्स प्रोसेस जो है वो कहलाता है। इन दिस प्रोसेस ऑयल या फैट एंड स्टीम आर मेड टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी ऑयल और फैट तथा स्टीम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो जिससे वो क्या है, मिक्सिंग अच्छी तरह से होगी। एक्वस ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड बाय फैटी एसिड्स। यहाँ से हमें एक्वस ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड से सेपरेट हो जाए। इन द मॉडर्न प्रोसेस ग्लिसरॉल इज एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन्ड इन मोर क्वांटिटी एंड सो कैन बी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूसली। तो इस प्रोसेस में क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लिसरॉल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और सोप भी जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में मिल जाएगा। सिंस इन दिस प्रोसेस फैटी एसिड्स आर प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन, इसलिए देयरफॉर इन दिस प्रोसेस लो कैटेगरी ऑफ फैट्स कैन ऑल्सो बी यूज। तो ऐसे में जो लो कैटेगरी के फैट्स हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज लाए जा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सोप्स। हार्ड सोप, इन दिस सोप चीप ऑयल्स और फैट्स react with sodium hydroxide. In this type of soap, free base is also present with it. This soap is used in washing clothes. ये जो हार्ड सोप्स हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे सोप्स हैं जो कि चीप ऑयल से, सस्ते वाले ऑयल्स या फैट से बनाए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से,
और इन दिस टाइप ऑफ सोप फ्री बेस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। जो बेस है वो सेपरेट आउट नहीं किया जाता, जो फ्री बेस है, इसलिए ये चीप ऑयल से भी बनते हैं, खुद भी चीप होते हैं और क्लोथ्स को साफ करने में काम में लाए जाते हैं। सॉफ्ट सोप, हाई क्वालिटी ऑफ ऑयल या फैट्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वहाँ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, लेकिन सॉफ्ट सोप्स में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें सॉफ्ट सोप प्राप्ति होती है और इसमें फ्री बेसिस भी नहीं प्रेजेंट होते। जनरली ये बेदिंग में एंड शेविंग में, नहाने और शेव करने में काम में लाए जाते हैं। मेटालिक सोप, सोप obtained by using metals other than sodium and potassium are called as metallic soaps. Zinc soaps are used as toilet powders. Lead soaps are used for preparing adhesive tapes. Calcium and magnesium soaps are used as lubricants. तो जो मेटालिक सोप है, यहाँ भी हम सोडियम पोटेशियम जो है यूज़ कर रहे हैं। सोडियम जो है हार्ड सोप बनाता है, पोटेशियम जो है सॉफ्ट सोप बनाता है। पहले वाला जो हार्ड सोप है वो क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए काम में लाते हैं, सॉफ्ट सोप्स जो हैं वो नहाने के और शेविंग के लिए काम में लाए। लेकिन यदि हम इन्हीं सोडियम पोटेशियम की बजाय अलग मेटल्स का प्रयोग लाएं, जैसे जिंक है तो वो टॉयलेट पाउडर के रूप में काम में लिया जाएगा। लेड अगर काम में लेते हैं तो वो एडहेसिव टेप्स में काम में लिया जाता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के रूप में लेते हैं तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है। फिर आता है मेडिकेटेड सोप्स। इन मेडिकेटेड सोप्स को जनरली आजकल हम जब यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेटेड या एंटीसेप्टिक सोप्स भी यूज़ करते हैं। इन दिस एलिमेंट्स ऑफ मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस, नीम सोप, कार्बोलिक सोप्स जो हैं ये भी काम में लाए जाते हैं। फिर ट्रांसपेरेंट सोप, ऐसे भी सोप्स आते हैं जैसे पियर्स है, वो एक ट्रांसपेरेंट सोप है, या एलोवेरा के सोप्स है, वो भी ट्रांसपेरेंट नेचर के हैं। टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ सोप, इथेनॉल इज एडेड टू द सॉफ्ट सोप। जब सॉफ्ट सोप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा इथेनॉल डाल दिया जाता है एंड इज इवेपोरेटेड। दिस सोप ऑल्सो कंटेन्स ग्लिसरीन। इस तरह से भी हमें ट्रांसपेरेंट सोप्स की प्राप्ति होती है। फिर आता है मेरीन सोप्स, ये जो है कोकोनट ऑयल से बनाते हैं। इट गिव्स फोम विद सी वाटर। तो ऐसे सोप्स जो हैं मरीन सोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। जब हम सोप्स के बारे में बात करते हैं तो सोप्स और डिटर्जेंट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हम वॉशिंग के लिए सोप्स भी यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट्स भी यूज़ करते हैं। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है सोप्स में और इनमें, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। सोडियम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज सोप्स। सोप इज soluble in water and reduces the surface tension of water. With slippery surface it forms emulsion, but soap does not work with hard water. तो जनरली हम क्या कहते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हायर फैटी एसिड्स हैं सोप के। सोप जो है वो हायर फैटी एसिड्स है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स का। ये पानी में घुलनशील हैं, सरफेस टेंशन पानी के का कम करते हैं, स्लिपरी नेचर है, इमल्शंस बनाते हैं, फोम इमल्शंस, पर ये हार्ड वाटर के साथ काम में नहीं लिए जा सकते। वहाँ पर ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट होना चला। सोल्यूशन ऑफ सोप इज बेसिक एंड देयरफॉर इट इज हार्मफुल फॉर क्लोथ्स। Those long hydrocarbon chain containing sulfonic acid derivatives which are capable of cleaning any dirty and oily surface are called detergents. तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं वो डिटर्जेंट्स हैं, और ये भी उसी रूप में कार्य करते हैं जैसे सोप्स करते हैं, लेकिन ये थोड़े डेलिकेट होते हैं। दे आर नॉट सोप्स बट एक्ट एज सोप, therefore they are called as soapless soaps. Like soap, detergents also emulsify the substance which precipitate in water. Synthetic detergent works similarly in hard and soft water. तो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या डिटर्जेंट्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल हैं क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स किसी भी प्रकार के कपड़ों के लिए यूज़ में लाए जा सकते हैं, बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। देयर आर टू पार्ट ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक है, एक आयनिक पार्ट जो कि इसमें आयनिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है,
जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कि पानी को लव नहीं करता, दैट इज वाटर हीटिंग. हाइड्रोकार्बन पार्ट is the hydrophobic part which is water heating. Ionic part is hydrophilic और water loving. यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, इसको आप चेक कर लीजिए. Ionic part is the hydrophilic part जो कि water loving part है. Ionic part of detergent which is soluble in water is the head part and hydrocarbon part which is insoluble in water is called the tail part. तो ये एक मिसली बना देता है. Sodium lauryl sulfate is the common यूज्ड एज ड्रिफ्ट. तो यहाँ पर टेल पार्ट भी है और जो है हमारा हेड पार्ट भी है. तो जो टेल पार्ट है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आयनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज द हेड पार्ट. जो हेड पार्ट है वो कैसा है, सॉल्युबल इन वाटर है. यहाँ अगेन देयर इज अ मिसप्रिंट, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक है ये, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वो वाटर हीटिंग है. फिर आता है इसमें सोडियम पैरा 1357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट. इट्स कमर्शियल नेम इज सैंटोमर्स और नेकोनॉल. ये कंपाउंड्स हैं. नाउ नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंस इन बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट. सोप इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोप किससे बना है, वीक एसिड स्टेरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. जबकि डिटर्जेंट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सब्सटीट्यूटेड सल्फोनिक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है. एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप इज बेसिक वेयर एज एक्वस सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इज न्यूट्रल. यानी पानी का सोल्यूशन, यदि सोप का पानी का सोल्यूशन लिया जाए तो वो कैसा है, बेसिक नेचर का है. लेकिन डिटर्जेंट का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है. तो जब हम रिएक्शन देखते हैं तो RCOONA प्लस वाटर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देगा. लेकिन डिटर्जेंट जो है, क्योंकि वो कैसा है, वो सब्सटीट्यूटेड सल्फोनिक एसिड है, उसका पानी का जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देगा. वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स. वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स containing soft fibers cannot be cleaned by soap, जबकि उनको हम डिटर्जेंट से क्लीन कर सकते हैं. इसलिए सॉफ्ट डिटर्जेंट्स आते हैं जो कि वुलन क्लोथ्स या सिल्कन क्लोथ्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. इन हार्ड वाटर कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा आयंस प्रेजेंट, देयरफॉर सोप जो है उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट थक्के से जमा लेता है या प्रेसिपिटेट करके इंसॉल्युबल बना लेता है, और उससे डर्ट और सॉइल जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगा ढंग से. जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होता है, उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस नहीं होते, इसलिए ये हार्ड वाटर के साथ भी यूज़ किया जाए. तो इन हार्ड वाटर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट एंड देयरफॉर सोप रिएक्ट्स विद इट एंड प्रेसिपिटेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड हेंस टू रिमूव डर्ट एंड ऑयल मोर सोप इज़ यूज्ड. यानी फिर भी वो ज़्यादा क्लीन भी नहीं कर पाता है. जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्योंकि जो है हार्ड वाटर के साथ भी काम में लिया, तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में क्या नहीं करते, प्रेसिपिटेट आउट नहीं करते. तो सोप को हम हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, जबकि हम डिटर्जेंट को हार्ड वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू.